नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी तकनीक की गहराई में उतरेंगे जो दशकों से हमारी जिंदगी का हिस्सा रही है, रिचार्जेबल बैटरीज। और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे निकल कैडमियम या NiCad सेल की। मुझे याद है मेरे बचपन की एक रिमोट कंट्रोल कार थी जिसमें यही NiCad बैटरी लगती थी। उसे पूरी रात चार्ज करना पड़ता था और वो मुश्किल से शायद 15-20 मिनट चलती थी। तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो बताएगी कि उस छोटे से डिब्बे के अंदर असल में क्या जादू चल रहा था। हमारा मिशन है ये समझना कि जब हम किसी डिवाइस में एक रिचार्जेबल बैटरी लगाते हैं तो उसके अंदर कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है जो इसे बार बार जीवन देती है। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि नाइकैड सेल सिर्फ एक कोई पुरानी बैटरी नहीं है। ये रिचार्जेबल स्टोरेज टेक्नोलॉजी के विकास में एक बहुत ही ज़रूरी मील का पत्थर है। इसकी जो मजबूती थी और विश्वसनीयता, उसने इसे सालों तक बहुत लोकप्रिय बनाए रखा। लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसके दोहरे चरित्र में है। डिस्चार्ज होते समय ये एक गैल्वेनिक सेल है जो खुद ब खुद बिजली बनाता है, और चार्ज होते समय ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है जिसे बिजली का इस्तेमाल करके वापस जिंदा किया जाता है। एक ही डिवाइस, दो अलग अलग भूमिकाएं। दोहरी भूमिका, यहीं से बात मजेदार हो जाती है। हमारे स्रोतों में से सेकेंडरी ड्राई सेल कहा गया है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग बैटरी को बस बैटरी ही समझते हैं, लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या चक्कर है? हाँ, ये वर्गीकरण उनकी सबसे बड़ी खासियत पर आधारित है। क्या वे रिचार्जेबल हैं या नहीं। प्राइमरी सेल, जैसे हमारी घड़ी में लगने वाले सामान्य सेल, वो एक तरफा रास्ते की तरह है। उनके अंदर के जो केमिकल्स हैं वो एक बार इस्तेमाल हो गए तो प्रतिक्रिया खत्म, उन्हें फेंकना ही पड़ता है। मतलब कहानी खत्म। बिल्कुल। लेकिन सेकेंडरी सेल दो तरफा रास्ते जैसे हैं। आप ऊर्जा इस्तेमाल करके एक दिशा में जाते हैं और फिर चार्जर की मदद से बिजली लगाकर वापस अपनी शुरुआती जगह पर आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम आम भाषा में रिचार्जिंग कहते हैं। नाइकैड इसी सेकेंडरी परिवार का एक बहुत मजबूत सदस्य था। अच्छा, मतलब प्राइमरी सेल एक ऐसी कहानी है जिसका अंत तय है, जबकि सेकेंडरी सेल एक ऐसी कहानी है जिसे आप बार बार पढ़ सकते हैं। तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा होता है, ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है, यानी अपने आप बिजली बना रहा है। और जब हम इसे चार्ज करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है, जहां हम इसे एक तरह से इस्तेमाल हुई ऊर्जा को वापस भरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। आप बाहरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके रासायनिक घड़ी को पीछे घुमा रहे हैं। ये एक ही डिवाइस में दो अलग-अलग सिद्धांतों का बहुत सुंदर संगम है। तो चलिए इस बैटरी को अ, एक तरह से खोल कर देखते हैं। हम्म इसके मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं और वे किससे बने होते हैं? बिल्कुल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह इसके भी तीन बुनियादी हिस्से हैं। पहला है एनोड, जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। निकैड सेल में यह शुद्ध कैडमियम धातु का बना होता है। ये वो खिलाड़ी है जो खेल शुरू करने के लिए गेंद यानी इलेक्ट्रॉन फेंकता है। यहीं पर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो एनोड पर कैडमियम है और कैथोड यानी पॉजिटिव सिरे पर क्या है, जो उन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने के लिए तैयार बैठा है? कैथोड पर होता है निकल अम, निकल 4 ऑक्साइड NiO2, जिसे निकल धातु की एक जाली पर लगाया जाता है ताकि ज्यादा सतह मिल सके। ये वो जगह है जहां रिडक्शन होता है, मतलब एनोड से फेंके गए इलेक्ट्रॉन यहां आकर स्वीकार किए जाते हैं। और इन दोनों को जोड़ता कौन है? इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ने और आयनों के प्रवाह को संभव बनाने का काम करता है इलेक्ट्रोलाइट। निकट सेल में ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एक क्षारीय बेसिक जलीय घोल होता है। यह उस खेल के मैदान की तरह है जिसके बिना खिलाड़ी एक दूसरे से संपर्क ही नहीं कर सकते। तो हमारे पास कैडमियम का एनोड, निकल ऑक्साइड का कैथोड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि जब ये पूरी तरह से चार्ज होता है तो लगभग 1.4 वोल्ट का वोल्टेज पैदा करता है। ये संख्या देखने में छोटी लगती है, लेकिन उस समय के पोर्टेबल डिवाइस के लिए काफी थी। सही कहा। ये 1.4 वोल्ट का पोटेंशियल इन पदार्थों के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया की ऊर्जा का ही नतीजा है। इसकी बनावट बहुत सरल लेकिन बहुत मजबूत है, जिसने इसे दशकों तक भरोसेमंद बनाए रखा। अब हमने इसकी बनावट समझ ली है, तो अब उस पल की बात करते हैं जब हम इस बैटरी को मान लीजिए उसी पुरानी रिमोट कंट्रोल कार में डालते हैं और उसे माउंट करते हैं। उस रासायनिक बातचीत में असल में हो क्या रहा है? जैसे ही आप डिवाइस ऑन करते हैं, एक स्वतः होने वाली रेडॉक्स प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। रेडॉक्स का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन एक साथ होते हैं। एक छोड़ता है, दूसरा पकड़ता है। बिल्कुल।
तो इसे दो हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले एनोड पर, वहां कैडमियम धातु इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयनों से मिलता है और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इस प्रक्रिया में हर कैडमियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है जो बाहरी सर्किट में यानी आपकी कार की मोटर में चले जाते हैं। तो कैडमियम अपनी पहचान बदलकर कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में भेज देता है, जिससे कार चलने लगती है। अब इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? वे मोटर को घुमाकर कहाँ जाते हैं? वे इलेक्ट्रॉन अपना काम करके यानी मोटर को ऊर्जा देकर सर्किट से होते हुए कैथोड तक पहुंचते हैं। कैथोड पर निकल 4 ऑक्साइड उनका इंतजार कर रहा होता है। ये निकल ऑक्साइड पानी और एनोड से आए इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके खुद को निकल 2 हाइड्रोक्साइड में बदल लेता है। तो यहाँ भी एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ में बदल रहा है। एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। एनोड पर हाइड्रोक्साइड आयन इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन कैथोड वाली प्रक्रिया में वो वापस बन रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोलाइट की कुल मात्रा या उसका घनत्व कभी बदलता ही नहीं है? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इसकी एक और खूबी है, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोक्साइड आयन इस्तेमाल होते हैं और दूसरी तरफ लगभग उतने ही बन जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की जो सांद्रता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, वो पूरी डिस्चार्ज प्रक्रिया के दौरान लगभग स्थिर रहती है। इससे बैटरी एक बहुत ही स्थिर वोल्टेज देती है। जब तक अभिकारक खत्म नहीं हो जाते, ये लगभग 1.2 वोल्ट पर बना रहता है और फिर अचानक से बंद हो जाता है। अरे वाह, ये कुछ दूसरी बैटरियों की तरह धीरे धीरे कमजोर नहीं पड़ता। नहीं। तो अगर हम पूरी प्रतिक्रिया को एक साथ देखें तो कैडमियम और निकल ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, जैसा कि आप बता रही हैं, यह है कि ठोस अभिकारक ठोस उत्पादों में बदल रहे हैं। कोई गैस नहीं, कुछ घुल नहीं रहा, सब कुछ अपनी जगह पर ठोस अवस्था में ही रहता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सलीकेदार और व्यवस्थित रासायनिक प्रक्रिया है। कोई हंगामा नहीं, कोई गैस नहीं, कोई फैलाव नहीं, बस एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण। ठीक है, ये तो हुई डिस्चार्ज की बात। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। वो कौन सी खास बात है, वो कौन सा रहस्य है जो इस पूरी प्रक्रिया को उलटने और सेल को फिर से चार्ज करने की अनुमति देता है? यह एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इसका जवाब जितना जरूरी है उतना ही हैरान करने वाला भी है। इसका रहस्य किसी जटिल रसायन या गुप्त सामग्री में नहीं, बल्कि बेहद साधारण भौतिकी में है। सोचिए, अगर डिस्चार्ज के दौरान बने उत्पाद यानी कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड गैस बनकर उड़ जाते या इलेक्ट्रोलाइट में चीनी की तरह घुल जाते तो क्या होता? तो उन्हें वापस पकड़कर अपनी जगह पर लाना लगभग नामुमकिन होता। वो तो पूरे सेल में फैल जाते। ठीक यही बात है, और यही NiCad सेल का पल छिपा है। इसके रिचार्जेबल होने का अनूठा और शानदार कारण ये है कि डिस्चार्ज के दौरान बने ये दोनों उत्पाद कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड ठोस होते हैं और अपने अपने इलेक्ट्रोड की सतह से गोंद की तरह चिपक जाते हैं। वो कहीं में ही जाते हैं। ओह, तो वो कहीं बहकर या घुलकर दूर नहीं जाते, बल्कि जहां बने हैं वहीं चिपके रहते हैं। समाधान कहीं दूर नहीं, बल्कि उत्पादों के फिजिकल नेचर में ही छिपा था। ये तो बहुत सरल और प्रभावशाली है ना? ये बड़े ही वफादार उत्पाद हैं, अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाते। और क्योंकि वे अपने इलेक्ट्रोड के संपर्क में ही रहते हैं, जब हम चार्जर लगाकर एक बाहरी वोल्टेज देते हैं तो प्रतिक्रिया को उलटना बहुत आसान हो जाता है। चार्जर बस इलेक्ट्रॉनों को उल्टी दिशा में धकेलता है और चिपके हुए उत्पाद वापस अपने मूल अभिकारकों यानी कैडमियम धातु और निकल ऑक्साइड में बदल जाते हैं। उनका ठोस होकर चिपक जाना ही रिचार्जेबिलिटी की कुंजी है। इस चतुर रसायन विज्ञान का वास्तविक दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा? जाहिर है ये तकनीक बहुत सफल रही। इसका प्रभाव बहुत गहरा था। सबसे पहले इस बनावट के कारण नाइकैड सेल की उम्र बहुत लंबी होती है। इसे सैकड़ों या तक कि अच्छी देखभाल से हजारों बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। हजारों बार? जी। और दूसरी बड़ी बात थी इसका हाई डिस्चार्ज करंट देने की क्षमता। ये अपनी ऊर्जा बहुत तेजी से दे सकती थी, जो उस समय की एल्कलाइन बैटरीज नहीं कर पाती थीं। अच्छा, इसी वजह से शायद ये उन रिमोट कंट्रोल कारों और पोर्टेबल ड्रिल जैसी चीजों के लिए एकदम सही थी, जिन्हें शुरू होने के लिए अचानक से बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती थी। ये एक स्प्रिंटर की तरह थी, जबकि दूसरी बैटरियां मैराथन रनर की तरह।
एकदम सही सादृश्य है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटरों से लेकर प्रोफेशनल फोटोग्राफिक फ्लैश, मेडिकल उपकरण और शुरुआती पोर्टेबल कंप्यूटर तक में होता था। इसने रिचार्जेबल तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाया। लेकिन इसकी एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प आदत भी थी, जिसे मेमोरी इफेक्ट कहते हैं। मेमोरी इफेक्ट, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या बैटरी को याद रहता है कि उसे कितना चार्ज किया गया था? कुछ वैसा ही। अगर आपने कैड बैटरी को बार बार पूरी तरह डिस्चार्ज होने से पहले ही चार्ज कर देते थे, मान लीजिए आप उसे हमेशा 50% पर ही चार्ज पर लगा देते थे, तो बैटरी इस आदत को याद कर लेती थी। कुछ समय बाद वो ऐसा व्यवहार करने लगती थी जैसे कि 50% ही उसकी नई जीरो लाइन हो। वो अपनी बाकी बची 50% क्षमता को भूल जाती थी, जिससे उसका कुल रन टाइम कम हो जाता था। अरे वाह! तो मेरी रिमोट कंट्रोल कार की बैटरी शायद इसीलिए हर बार और कम चलने लगी थी। ये तो एक बहुत बड़ी कमी लगती है। यह एक कमी थी और इससे बचने के लिए यूजर्स को सलाह दी जाती थी कि वो बैटरी को समय समय पर पूरी तरह डिस्चार्ज होने दें ताकि उसकी मेमोरी साफ हो सके। यह एक ऐसी क्वर्की कमी थी जिसके साथ लोगों ने जीना सीख लिया था। यह सरल तो है, लेकिन आज के दौर में कैडमियम का इस्तेमाल एक बड़ी समस्या लगता है ना? कैडमियम तो एक भारी और जहरीली धातु है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यही नाइकैड तकनीक का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू था। कैडमियम पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। अगर इन बैटरियों को सही तरीके से रिसाइकिल न किया जाए तो कैडमियम जमीन और पानी में मिलकर गंभीर प्रदूषण फैला सकता है। इसी वजह से कई देशों में, खासकर यूरोप में, इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसी ने निकल मेटल हाइड्राइड और फिर लिथियम आयन जैसी नई पर्यावरण के लिए बेहतर तकनीकों के विकास को गति दी। तो आज की चर्चा का सार ये है कि हमने देखा कि कैसे कैडमियम और निकल ऑक्साइड के बीच एक सरल लेकिन चतुर रासायनिक नृत्य नाइकैड सेल को शक्ति देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिस्चार्ज के दौरान बने उत्पादों का अपने इलेक्ट्रोड से चिपके रहना ही इसे बार बार जीवन देने का रहस्य है। बिल्कुल। ये तकनीक हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे प्रभावी समाधान उत्पादों के भौतिक गुणों में छिपा होता है, जैसे उनका ठोस होना और चिपकना। ये सिर्फ जटिल रसायन विज्ञान का मामला नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस का भी एक शानदार उदाहरण है। इसने हमें मजबूती, लंबा जीवन और हाई परफॉर्मेंस दिया, लेकिन साथ ही मेमोरी इफेक्ट जैसी अजीब आदतें और कैडमियम की विषाक्तता जैसी गंभीर चुनौतियां भी दीं। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज जब हम लिथियम आयन जैसी नई बैटरी तकनीकों की ओर बढ़ रहे हैं, जो अधिक ऊर्जा घनत्व यानी कम जगह में ज्यादा ऊर्जा देती हैं, तो क्या हम नाइकैड सेल जैसी पुरानी तकनीकों की मजबूती और लंबी उम्र जैसे गुणों को नजरअंदाज कर रहे हैं? इसकी रिचार्जिंग प्रणाली की सादगी हमें भविष्य के लिए टिकाऊ डिजाइन के बारे में क्या सिखा सकती है, खासकर जब हम ऐसी बैटरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो दशकों तक चलें?